तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या है, अपन रेट कांस्टेंट की जो डिपेंडेंस है, रेट कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है, इसको अपन स्टडी करेंगे। इसको अपन स्टडी करेंगे अरेनियस इक्वेशन से। तो अपन देखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, डिपेंडेंस ऑफ के ऑन टेम्परेचर। बेसिकली अपन इसमें टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, तो के का टेम्परेचर पे इफेक्ट। अब आप ध्यान दें, इसके अंदर इट इज एक्सप्लेन्ड बाय अरेनियस इक्वेशन। इसको अपन अरेनियस इक्वेशन से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। अब क्या होता है अरेनियस इक्वेशन, क्या है आप देखें, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब सारी टर्म्स की बात करते हैं, तो k को अपन बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। a की बात करें तो उसको बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसका एक और फेमस नेम है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल से पहले लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। के यहां पर रेट कांस्टेंट है, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बात करें अपन ई ए की, तो ई ए को यहां पर बोलते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में या फिर कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल में लिखी जाएगी। आर की बात करें तो ये आपके पास गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन या फिर 8.3 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल पर मोल पर केल्विन या फिर 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन या फिर 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कैलोरी किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये आपको आर के बारे में पता होना चाहिए। टी यहाँ पर सिंपली टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो कि केल्विन में लिया जाए। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आएगी। अगर अपन बात करें ई ए अपॉन आर टी की, तो आप देखें यूनिट वाइज, यूनिट की बात करें अपन, तो ई ए इसकी यूनिट आपके पास आ गई जूल पर मोल पर केल्विन, सॉरी पर मोल। आर की यूनिट आ गई आपके पास जूल पर मोल पर केल्विन और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन आ गई। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये टर्म क्या आ गई, यूनिटलेस आ गई। इसका मतलब k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। आप ध्यान दें, ये पूरी टर्म क्या है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस है। इसका मतलब k और a की यूनिट सेम होगी, तो अपन a के बारे में क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ a, यूनिट ऑफ a इज इक्वल टू यूनिट ऑफ k। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, a और k की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब a की यूनिट भी, क्योंकि k की यूनिट अपने को पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, तो अपने को ऐसा भी बोलना पड़ेगा। सो यूनिट ऑफ a ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप क्या बोलेंगे, ए की यूनिट भी किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी बात को और आगे देखते हैं, तो इस पे अपन देखते हैं आगे क्या है। देखिए आप, अपने पास फॉर्मूला आया था k इज इक्वल टू ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो आप ध्यान देंगे, जो ये वाली टर्म है आपके पास, ठीक है, ये क्या है, यूनिटलेस टर्म है, यूनिटलेस टर्म। इसका मतलब ये किसी नंबर को शो करती है, किसी वैल्यू को शो करती है। वो वैल्यू क्या है उसकी बात करते हैं। इस पूरी टर्म को मैंने x से लिख दिया, तो x इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी आ गया। अब आप ध्यान दें, इस x को अपन क्या बोलते हैं,
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which are activated. एक्टिवेटेड का मतलब है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल गए। तो ये उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है। मान लो इसकी वैल्यू 0.1 आ रही है, इट मीन्स क्या हो गया 1/10। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ 10 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल क्या है इस प्रोसेस में रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में। आप देखें अगर इस x को, ठीक है, मैं यहाँ पर log x ले लूँ e बेस में, तो log x इज इक्वल टू आ जाएगा -EA/RT। तो ये आपके पास टर्म आ गई। ये वैसे बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। इस पूरी टर्म को x लिख रहे हैं, ये x फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट। और देखें आप ध्यान से, अगर इस पे अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मान लो आपको रिएक्शन दे रखी है A से B, ठीक है, आपको दे रखा है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। देन यूनिट ऑफ A इज, आपसे A की यूनिट पूछी गई है। देखो है बिल्कुल आसान सी बात, मुझे पता है यूनिट ऑफ A इज इक्वल टू यूनिट ऑफ क्या होता है K, और मुझे पता है क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इट मीन्स ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर जो A की यूनिट आ रही है वो आपके पास कौन सी हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपको ये क्वेश्चन दिया गया किसी रिएक्शन के लिए A से B के लिए, आपको बता रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। आपको ये बोला गया K इज इक्वल टू 10⁻⁷ e⁻⁻⁴,000 अपॉन T। ये आपको दे रखा है K की वैल्यू। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ A एंड EA। जो EA पूछा गया है वो आपसे किलो जूल पर मोल में पूछा गया। अब आप ध्यान देंगे, मैं कंपेयर करूंगा, सॉल्यूशन क्या है इसका, मैं इसको कंपेयर करूंगा K इज इक्वल टू A e⁻⁻⁸ तो आप ध्यान दें A तो मेरे पास सीधे सीधे 10⁷ आ जाएगा, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं 10⁷ इसकी यूनिट क्या बोल दूंगा, सेकेंड इनवर्स। इम्पॉर्टेंटली यहाँ ध्यान दें, जब मैं -EA/RT को कंपेयर करूँगा तो ये -4000 अपॉन T आ गया, T कैंसिल आउट हो गया, EA इज इक्वल टू 4000 इंटू R आ जाएगा। अब आप जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है R की यूनिट, R आपको किस में, EA किस में कैलकुलेट करना है, किलो जूल में, तो R की यूनिट किलो जूल वाली 8.3 इंटू 10⁻⁻3, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। तो ये बड़ी खास बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये इंपॉर्टेंट टाइप है एग्जाम की दृष्टि से, हालांकि बहुत सिंपल सा है। मैथमेटिकली आप देखें तो दोनों को केवल क्या करना है, कंपेयर। तो ये जो A की वैल्यू है ये इसके इक्वल हो गई और -EA/RT इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखें ये एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, गिव ग्राफ बिटवीन K एंड T, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ पूछा गया। मैंने कहा K का फॉर्मूला मुझे पता है, A e⁻⁻⁸ आ गया। इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ A और नीचे लिख सकता हूँ e⁻⁸ अब आप ध्यान देंगे, मैं सबसे पहले टेम्परेचर 0 पे बात करता हूँ। T जब 0 है, टेम्परेचर 0 है, तो ये पावर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, e⁻⁻⁴ तो K भी कितना आ जाएगा, 0। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आप ध्यान दें, ये इंक्रीज करेंगे तो ये टोटल वैल्यू डिक्रीज होगी, टोटल वैल्यू डिक्रीज होगी,
तो के भी क्या होगा, मैथमेटिकली इंक्रीज होगा। और ये जो इंक्रीज आएगा वो कैसा इंक्रीज आएगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आएगा। तो अब आप ध्यान दें, अपन बात करें और t टेंस टू इनफाइनाइट की बात करें, t अगर इनफाइनाइट लेंगे, t इनफाइनाइट लेंगे तो जो केक आएगा वो अपने पास, भाई t इनफाइनाइट लोगे तो ये वैल्यू 0 आ गई, तो k किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे k क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अगर अपन मैथमेटिकली ग्राफ देखें, ठीक है, तो आपका ग्राफ क्या है, अगर आप थोड़ा मैथ्स को फॉलो करेंगे तो जो आपका ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, इस टाइप से बनना चाहिए कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, k की वैल्यू क्या होती जा रही है, कांस्टेंट होती जा रही है। ठीक है, मैथमेटिकली ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, पर वास्तव में ग्राफ ऐसा बनता नहीं। जो ग्राफ बनता है वो आपको पता होना चाहिए कि k और t के बीच में जो ग्राफ बनता है ऐसा बनता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ग्राफ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। ऐसा नेचर नहीं होता है ग्राफ का नेचर k वर्सेस t के बीच में ऐसा नेचर होता है और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो k, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर k भी इंक्रीज होगा और कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये मैथमेटिकली इनफाइनाइट टेम्परेचर पे k किसके इक्वल हो जाएगा, a के। तो आप देखें, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान देंगे आप, आपको दे रखा है a से b, ये रिएक्शन दे रखी है, आपको पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k व्हेन, दो केस दे रखे हैं, EA इज इक्वल टू 0, पहला केस ये दे रखा है। अब आप ध्यान देंगे, मुझे पता है k इज इक्वल टू a e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT, तो ये आ जाएगा a अपॉन e की पावर EA अपॉन RT। अगर ये 0 होगा तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तब k किसके इक्वल आ जाएगा, a के। इसका मतलब ये है, अपन ये कह सकते हैं जब किसी प्रोसेस की एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगी या टेंस टू 0 बहुत कम होगी, तो उस समय जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर की। और देखते हैं अपन आगे, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन, सेकंड पार्ट, व्हेन t टेंस टू इनफाइनाइट। तो आपको बताना है कि k की वैल्यू कितनी होगी। आप ध्यान दें, मेरे पास फॉर्मूला है k इज इक्वल टू a e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। अब t टेंस टू इनफाइनाइट होगा अगर, तो आप ध्यान दें, अपॉन इनफाइनाइट e की पावर कितना हो गया, 0 1 हो गया, तो k किसके इक्वल आ जाएगा, a के। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जब EA टेंस टू 0 होगा तो जो k की वैल्यू होगी वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होगी, एंड t टेंस टू इनफाइनाइट होगा तब भी k की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a की इक्वल होगी। तो इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन मैं इसको लिख रहा हूँ बकायदा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, आपको दे रखा है a से b दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है, फिर आपको दे रखा है एट 300 केल्विन द रेट कांस्टेंट इज 4 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड इनवर्स, EA इज इक्वल टू 427 किलो जूल पर मोल। अब ध्यान दो, आपसे पूछा है देन कैलकुलेट द, साथ में आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी दे रखा है, आपको a की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 16 सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन पूछा है देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k व्हेन, दो केस में पूछा है, पहला केस दे रखा है EA टेंस टू 0, जब EA की वैल्यू 0 होगी तो अब आप ध्यान दें, भाई क्वेश्चन दे रखा है EA की वैल्यू 0 होगी, तो अभी अपन ने देखा सॉल्यूशन के अंदर उस समय k किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा, तो k a के इक्वल होगा तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 16 सेकेंड इनवर्स। इसी का b पार्ट पूछा, t टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये थोड़ा फिजिबल भी है, ठीक है, आप ध्यान देना,
ये कह रहा है टेम्परेचर 300 केल्विन पे के की वैल्यू इतनी थी, रेट कांस्टेंट। मुझे पता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो के की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और फाइनली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया तो वो कह रहा है के की वैल्यू बढ़ते बढ़ते ए के इक्वल हो जाएगी और 10⁻16 सेकेंड इनवर्स, ये रिजल्ट है। तो के की वैल्यू इनफाइनाइट पे कितनी हो जाएगी, 10⁻16 सेकेंड इनवर्स। एक और क्वेश्चन देखें आप, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। बायो के स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे, मैथमेटिकली कुछ गलतियां कर देते हैं तो वो गलती नहीं करें आप। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है ए से बी कोई रिएक्शन दे रखी, ये कह रहा है एट 300 केल्विन टेम्परेचर 10⁻⁻16% मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवेटेड, देन ये आपको कैलकुलेट करना है किलो कैलोरी पर मोल। आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 12th का क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। मुझे पता है कि ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, एक्स की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻16%। एक्स मेरे पास क्या होता है, e⁻⁻ होता है, और ये 10⁻16 अपॉन कितना आ गया 100, तो ये कितना आ गया 10⁻18 आ गया। अब आप ध्यान दें, मैंने दोनों तरफ ई बेस में लॉग ले लिया, लॉग ई बेस में e⁻⁻ और यहाँ पर भी लॉग ई के बेस में मैंने 10⁻18, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा -EA/RT, और ये वाला आपके पास आ जाएगा -18 और लॉग ई, और ये कितना आ गया 10। अब आप ध्यान दें -EA/RT, तो वो जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करता है, ये वाली जो वैल्यू है ये सीधे log 10 की वैल्यू कितने ले लेता है 1, पर आपको log e को पहले किस में बदलना पड़ेगा, log 10 में, तो -18 इंटू 2.3। अब ये log 10 और ये कितना आया 10, ये वैल्यू अब जाके कितनी होगी 1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। आप ध्यान दें EA इज इक्वल टू ये 18 एज इट इज़ आ गया, 2.3 एज इट इज़ आ गया, R की वैल्यू क्योंकि मुझे किस में कैलकुलेट करनी है, किलो कैलोरी में, तो 2 इंटू 10⁻³ आ गया। टेम्परेचर कितना दे रखा है 300, तो ये जो रिजल्ट आएगा किलो कैलोरी पर मोल में ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देखें बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, मैं बताता हूँ किस पॉइंट पे आपको फोकस रहना है। देखो पहली बात तो फ्रैक्शन या ये बोले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड, तो इतने % मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुए, तो ये किसकी वैल्यू गिवन है x की, ये x क्या होता है, ये टर्म होती है। दोनों तरफ लॉग लेंगे लेकिन कौन से बेस में लेंगे, ई बेस में। फिर आपको खास बात ध्यान रखनी है, लॉग अगर आपने केवल log 10 लिखा तो जनरली जल्दबाजी में आप क्या कर लेंगे, ये वैल्यू 1 ले लेंगे। ये कौन से बेस में लॉग है, ई बेस में। ई बेस को 10 के बेस में कन्वर्ट करते हैं तो आगे कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 2.3 का। तो इसके बाद वाली जो स्टेप है इसको आप रिवाइज करेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको गिवन है ए से बी कोई रिएक्शन गिवन है, फिर आपको दे रखा है इसके अंदर ये दे रखा है आपको K1 इज इक्वल टू 10⁻16 e⁻⁻2000/T, K2 इज इक्वल टू 10⁻15 e⁻1000/T। अब इसने दे रखा है आपको, क्वेश्चन में ये पूछा है एट विच टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ K1 इज इक्वल टू K2। मैथमेटिकल क्वेश्चन, आपको K1 और K2 दे रखा है दो अलग अलग रिएक्शन के लिए। मान लो ये इसने C से D रिएक्शन के लिए दे रखा है, फिर ये कह रहा है कि जो दोनों की वैल्यूज़ है
K1 और K2 वो कौन से टेम्परेचर पे इक्वल हो जाएगी। अब आप ध्यान दें, मैंने सॉल्यूशन किया, सिंपल ही मैं वैल्यू रख रहा हूँ। मुझे K का फॉर्मूला पता है, A की पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें, मैंने लिखा K1 इज इक्वल टू K2 A की पावर A E की पावर माइनस EA अपॉन RT और A E की पावर माइनस EA अपॉन RT। K1 की जगह वैल्यू रखी मैंने 10 की पावर 16 और E की पावर माइनस 2000 अपॉन T। वैसे इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और ये 10 की पावर 15 E की पावर माइनस 1000 अपॉन T। ये मैंने किया तो यहाँ पर 10 आ गया। अब आप ध्यान दें, इधर जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ये आ गया मेरे पास माइनस 2000 T प्लस ये मेरे पास आ गया, आप ध्यान देंगे 1000 अपॉन T इज इक्वल टू 1। 10 और ये E की पावर मेरे पास आ गया माइनस 1000 अपॉन T इज इक्वल टू 1। आपको पता है मैथमेटिकली ये वैल्यू नीचे जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, तो 10 इज इक्वल टू E की पावर 1000 अपॉन T आ गया। अब आप ध्यान दें, दोनों तरफ मैंने लॉग लिया, पर आप ध्यान दें क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है तो लॉग E के बेस का लेना पड़ेगा। लॉग E 10 इज इक्वल टू लॉग E की पावर 1000 अपॉन T आ जाएगा। अब जल्दबाजी में गलती नहीं करें कि इसको 1 लिख दें, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे 2.3 और लॉग, ये आपके पास आ गया E की जगह 10 आ गया और ये 10 आ गया और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 अपॉन T। तो अब आप ध्यान दें 2.3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1000 अपॉन T आ गया। T इज इक्वल टू 1000 अपॉन कितना आ जाएगा 2.3 और रिजल्ट किस में आएगा केल्विन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो ये कह रहा है एक सिंपल है कि K1 K2 दे रखा है और पूछा है किस टेम्परेचर पे K1 और K2 इक्वल हो जाएंगे। तो इस स्टेप की एग्जैक्टली कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा K1 K2 वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। वैल्यूज़ को मैंने लिखा तो 10 की पावर 16 माइनस 2000 अपॉन T। अब आप जितना मैथमेटिकली इसको स्पीडली सॉल्व कर सकते हो, मैंने थोड़ी सी क्योंकि समझने के लिए आपको थोड़ी सी मैथमेटिकल स्टेप्स ज़्यादा लिखी हैं, पर जिनकी मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग है वो इजीली इतनी स्टेप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इधर कैंसिल आउट हुआ, 10 आया, चाहे इसको इधर ले जाओ तो E की पावर 1000 अपॉन T आ जाएगा। फिर लॉग लेंगे तो अपने को पता है लॉग E बेस में आएगा, पहले सीधे ही 2.3 लॉग सीधे ही 2.3 इज इक्वल टू 1000 अपॉन कितना आ जाएगा T आ जाएगा। इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी D की वैल्यू। फिर भी मैथमेटिकली मैंने एक एक स्टेप को इसके अंदर एक्सप्लेन किया। आगे देखते हैं। तो इसके बाद देखते हैं अपन लॉगरिथम फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन। देखो इसकी लॉगरिथम फॉर्म अपने को पता है कि K का जो फॉर्मूला है K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ये मैंने आपको बोला फर्स्ट नंबर फॉर्मूला आप मेमोराइज करेंगे। अब आप थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें, लॉग K E बेस में लिया, लॉग A इंटू बी क्या होता है लॉग A प्लस लॉग B, तो वही चीज़ लिख दी मैंने लॉग A प्लस लॉग B की फॉर्म में आएगा E की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब आप ध्यान दें, देखो इसको सॉल्व करेंगे आप तो लॉग K, ये भी लॉग A आ गया, सारा E बेस में चल रहा है, ये माइनस EA अपॉन RT आगे आ जाएगा। और मुझे पता है कि लॉग E 1 होता है, तो ये इक्वेशन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आ गई। अब इसको 10 के बेस में बदलेंगे तो 2.3 का यहाँ मल्टीप्लाई, 2.3 का यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ नहीं होगा, बाद में डिवाइड करेंगे। तो फाइनली मैथमेटिकली जो इक्वेशन आएगी आपके पास वो आ जाएगी लॉग K 10 बेस में माइनस EA अपॉन 2.3 R, इसको लिखेंगे अपन 1/T प्लस लॉग 10 बेस में A।
आप देखें इसको मैं नाम दूंगा सेकंड नंबर इक्वेशन। आप है ना इसको भी डायरेक्टली याद करेंगे, ये सीधे न्यूमेरिकल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से तो बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ 12th बेस पे पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से डेरिवेशन करना होगा। 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप ध्यान दें, आपसे ये भी कहा जाता है कि log k एंड 1/t के बीच में ग्राफ खींचें। तो मुझे पता है अगर मैं कंपेयर करूंगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से, तो जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इंटरसेप्ट तो log a के इक्वल हो गया। m की वैल्यू क्या हो गई, ई ए अपॉन माइनस ई ए अपॉन 2.3 RT आ गया आपके पास। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें। तो आप ध्यान दें, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि log k एंड 1/t का जो ग्राफ होगा, ठीक है, इस ग्राफ के जो स्लोप है, अगर अपने को स्लोप पता चलता है तो उससे आपके पास किसकी वैल्यू आती है, एक्टिवेशन एनर्जी की। और अगर अपन बात करें इंटरसेप्ट की, तो इंटरसेप्ट से आपके पास किसकी वैल्यू आती है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर की। तो ये दोनों बातें भी स्टेटमेंट की फॉर्म में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। देखो इसी पे और क्वेश्चन करते हैं अपन। आप देखें क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए से बी कोई रिएक्शन दे रखी है, आपको दे रखा है log k, ये 10 बेस में दे रखा है माइनस 2000/t प्लस 6। आपसे पूछा गया है इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और बकायदा बोला गया है इन किलोजूल पर मोल एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर इन सेकेंड इनवर्स, चाहे ऑप्शन की फॉर्म में ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखें इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्यूशन देखें आप, देखो मुझे पता है कि log k का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास माइनस ई ए अपॉन 2.3 R 1/t प्लस log ऑफ a, ये फॉर्मूला है मेरे पास। मैं क्या करूँगा, इसको कंपेयर करता हूँ जो इसने इक्वेशन दे रखी है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, log k इज इक्वल टू माइनस 2000/t प्लस 6। अब आप देखें मैथमेटिकली ये और ये तो सेम हो जाएंगे कंपेयर करने पे, तो ये मेरे पास कितना आ गया, log a इज इक्वल टू 6, ये 10 था। सॉल्व करूंगा तो a इज इक्वल टू 10 की पावर 6 आ जाएगा, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है तो रिजल्ट किस में आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। जब इनको कंपेयर करूंगा तो माइनस ई ए अपॉन ये 2.3 R इज इक्वल टू माइनस 2000/t आ जाएगा। 2000 मतलब t चाहे तो यहाँ 1/t लिख लो, माइनस 2000 आ जाएगा। तो ई ए इज इक्वल टू 2.3 इंटू 2000 इंटू R आ गया। अब आप वैल्यू लिखेंगे 2.3 इंटू 2000, R की वैल्यू लिखेंगे 8.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये क्या आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में वैल्यू। तो मैथमेटिकल कंपैरिजन है और कुछ भी खास बात नहीं। आपको ये दे रखा है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है इफ ग्राफ बिटवीन आपको ऐसा बोला गया है log k एंड 1/t प्रोवाइड स्लोप इज इक्वल टू -1000 एंड
intercept is equal to 12.8. Then calculate the value of activation energy and A. For reaction दे रखा है आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप देखें इसको सॉल्व कैसे करना है, अपन देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो log k और 1/t के, तो मुझे सबसे पहले तो क्या है इसके सॉल्यूशन में मुझे पता होना चाहिए कि log k और t में रिलेशन क्या है। तो मुझे डायरेक्टली पता है log k इज इक्वल टू माइनस EA/2.3 R 1/t प्लस log ऑफ a, ये मुझे पता है। अब मुझे पता है कि इसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस EA/2.3 R, और ये वैल्यू उसने दे रखी है मेरे को -1000। तो EA इज इक्वल टू आ गया 2.3 R इंटू 1000। अब अगर इसने वो ऑप्शन में देखूंगा या बिना ऑप्शन का क्वेश्चन है तो मैं इसको जनरली किलो जूल में रिप्रेजेंट करूंगा। तो 2.3 इंटू 8.3 10⁻³ इंटू 1000, इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो कौन सी यूनिट में आएगा, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। अगर ए की बात करें तो मुझे पता है जो इंटरसेप्ट है, ये मुझे किससे पता चला, इसके इंटरसेप्ट से। इंटरसेप्ट क्या होगा, log a, ये 12 पॉइंट कितना दे रखा है इसने, 8 दे रखा है। तो a इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 10⁻12.8। मैं आपको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना भी अलग से सिखाऊंगा। अभी अपन सीधे सीधे इसको लिखते हैं, ये 10⁻12 आ जाएगा इंटू 0.8 जिस लॉग से आता है, ये किस लॉग से आता है वो अपने को याद होना चाहिए। मुझे पता है log 6 की वैल्यू 0.8 होती है, तो ये नियरली अबाउट ये इंटू 6 आ जाएगा, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो आप देखें, आप यहाँ पर अरेनियस इक्वेशन में कहीं ना कहीं मैथमेटिकल अप्रोच ज़्यादा है, पर आपको फाइनली दो ही फॉर्मूले, भाई एक फॉर्मूला तो ये k इज इक्वल टू a माइनस EA/RT, वैसे इसके बाद लॉग में ये फॉर्मूला आ जाएगा, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों फॉर्मूले डायरेक्टली याद कर लो। तो बस मैथमेटिकली इधर उधर घुमा से के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.3 इंटू 10⁻³ ये किलो जूल पर मोल में, और 8.3 इंटू 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी पर मोल में आ जाए। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है कि अपन इसी के लॉगरिथम फॉर्म में आगे बात करते हैं। अपने पास फॉर्मूला है log k इज इक्वल टू EA माइनस EA/2.3 R 1/t प्लस log ऑफ a। मैथमेटिकली मैंने ये बात करी कि T1 टेम्परेचर पे वैल्यू किसके इक्वल है, K1 है, एंड T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है। तो मैथमेटिकली इसको लिखा log K2 इज इक्वल टू माइनस EA/2.3 R 1/T1 प्लस log ऑफ A आ गया। ये मैंने T2 टेम्परेचर पे लिख दिया। फिर मैंने T1 टेम्परेचर पे लिखा माइनस EA/2.3 R 1/T1 प्लस log ऑफ A। अब आप ध्यान दें, मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, ये माइनस, ये प्लस आ गया, ये माइनस। आप ध्यान दें, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास मैथमेटिकली आ जाएगा log K2/K1, और ये आपके पास आ जाएगा EA/2.3 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो देखो, मेमोराइज करने के हिसाब से ये फॉर्मूला भी है, पर अपन इसको और आसान कर देते हैं। आप ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला आएगा आपके पास log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.3 R, और T1 T2 अगर आपने LCM ले लिया, देखो यहाँ पर T1 T2 LCM ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा T2 माइनस T1। तो आपके पास ये भी एक फॉर्मूला हो गया जो कि आपको मेमोराइज करना है।
अब मुझे पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू ए की पावर n होता है। आप ध्यान दें, जब मैं टेम्परेचर के इफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो क्या है, कंसंट्रेशन में तो कोई चेंज कर नहीं रहा मैं। इसका मतलब ये है कि इसी फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, log R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.3R, और ये आ गया T2 माइनस T1 इंटू T2। आप ध्यान दें, इन दोनों फॉर्मूले को अलग नहीं लिखेंगे अपन, ये एक ही फॉर्मूला मान के इसको आप मेमोराइज करेंगे। तो अपन ये कह रहे हैं जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो मैथमेटिकली इस तरीके से फॉर्मूले से कंक्लूड होगा, और इस फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसकी अपन बात करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल्स। हाँ देखें, अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है, फॉर ए रिएक्शन if temperature is increased from 27 degrees centigrade to 47 degrees centigrade, then rate increases to 8 times. Calculate the value of activation energy in kilojoule per mole। देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, कोई रिएक्शन है जिसके अंदर टेम्परेचर को 27 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करके 47 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो दो टेम्परेचर दे रखे। तो अपन ने कहा अभी जो फॉर्मूला यूज में लिया था, आपको मैं ये क्लियर कर दूं, ये एग्ज़ाम के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 12th हर लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। अपने को फॉर्मूला पता है इसका, लॉग R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा EA अपॉन 2.3R T2 माइनस T1, और ये आ गया आपके पास T1 इंटू T2। आप ध्यान दें, पहले रेट जितनी भी थी, नई रेट 8 टाइम्स हो गई, तो ये तो आपके पास आ गया log 8 आ गया, ये आपके पास EA आ जाएगा, ये आपके पास 2.3। अब देखो, R की वैल्यू किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करनी, तो किलो जूल में वैल्यू आ जाएगी 8.3 10 की पावर माइनस 3। T1 एंड T2, पहले T2 माइनस T1 की बात करें तो 47 माइनस 27, तो ये तो आ गया 20। टेम्परेचर की बात करें तो T1 पहला टेम्परेचर तो कितना आ गया, 300 आ गया, और दूसरा टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 320। थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, लेकिन एनी हाउ जो रिज़ल्ट आएगा वो किलो जूल पर मोल में आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, और अगर ऑप्शन दूर दूर है तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। किसी एक बार देखेंगे अपन कि कैसे स्पीडली अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, वो है आपके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो अपन बात करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट की। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको अपन लिखेंगे म्यू से। सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, ये आता है आपके पास, बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अपने को पता है कि अगर अपन ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेट कांस्टेंट जो कि K है वो भी इंक्रीज होगा। इसी में व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई 10 केल्विन कह लो या 10 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर राइज में कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 10 केल्विन और 10 डिग्री सेंटीग्रेड, देन रेट कांस्टेंट कह लो या रेट कह लो, इज इंक्रीज्ड बाई 2 to 3 टाइम्स। उस समय क्या होगा, जो आपका रेट कांस्टेंट है
वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। दिस वैल्यू इज म्यू। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, सॉरी इसी को अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। आपको और बेटर समझ में आएगा। देखो इसको यूँ लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू के टी प्लस 10 अपॉन के टी, या फिर आप लिख सकते हैं आर टी प्लस 10 आर टी इज इक्वल टू 2 to 3। तो आप देखें म्यू की ये वैल्यू आती, रिपीट करता हूँ भाई, अपन ने ग्राफ से और मैथमेटिकल फॉर्मूले से देखा कि अगर आप टेम्परेचर को राइज करेंगे तो के भी क्या होता है, राइज होता है। फिर अपन ने देखा कि मैक्सिमम रिएक्शन में क्या होता है कि जब अपन टेम्परेचर को किससे 10 केल्विन या 10 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करते हैं तो एक फिक्स वैल्यू आती है 2 to 3 टाइम्स। इसी वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो और ज़रूरत है अपने को, तो म्यू की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक। अब क्या है, इसी में क्या है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं अपने को, उसके लिए अपन एक शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप देखें शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगी इसके अंदर। शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से काम करेगी, R2 अपॉन R1 कह लें या K2 अपॉन K1 कह लें इज इक्वल टू म्यू डेल्टा टी अपॉन 10। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप डायरेक्टली मेमोराइज करेंगे, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बात करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की बात करें, व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज increased by 10 Kelvin, then rate is doubled. If temperature is increased from 20 degree centigrade to 50 degree centigrade, then rate is times of initial rate। तो आपसे क्या क्वेश्चन में बताया गया, पहले एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर टेम्परेचर को 10 केल्विन से इंक्रीज करते हैं तो रेट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर ये कह रहा है, इससे आपके पास क्या आ गया सॉल्यूशन के अंदर, इससे आपके पास म्यू की वैल्यू तो कितनी आ गई, 2। आप देखें ये 10 केल्विन से, अगर 10 केल्विन से जितनी रेट इंक्रीज हो रही है तो म्यू की वैल्यू तो आपको उसने कितनी दे रखी है, 2। अब वो कह रहा है कि रेट को अगर अपन ने टेम्परेचर को 20 से 50 कर दिया तो फॉर्मूला लगाया अपन ने R2 अपॉन R1 डेल्टा टी अपॉन 10। तो आप देखें ये यहाँ से देखें इसका सॉल्यूशन, आप इसका सॉल्यूशन देखें, ये देखें आप, जो इसने इनिशियली इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई 10 केल्विन से रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर 10 केल्विन से इंक्रीज हो रहा है तो रेट क्या हो रहा है, डबल। इसका मतलब म्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। अब आप ध्यान दें, फॉर्मूला अपने पास R2 अपॉन R1 म्यू डेल्टा टी अपॉन कितना आ जाएगा, 10। तो R2 अपॉन R1 म्यू की वैल्यू 2 आ गई, ये आपके पास 30 माइनस 10 मतलब 3 आ गया, तो ये कितना आ गया, 8। तो जो रिजल्ट आएगा वो कितने टाइम्स आ जाएगा, 8 टाइम्स आ जाएगा। इस तरीके से ही क्वेश्चन। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, आप देखें क्वेश्चन ये है, इन ए रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 Kelvin to 330 Kelvin, then rate is increased by 27 times. Calculate the temperature coefficient. आप देखें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि टेम्परेचर को इतना इंक्रीज कर रहे हैं
तो रेट इतने टाइम्स इंक्रीज हो रही है और आपको क्या बताना है इसके अंदर, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। भाई जैसा अपने को पता है इसका जो फॉर्मूला होगा, तो इसके सॉल्यूशन की बात करें, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो रेट R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू म्यू डेल्टा टी अपॉन 10 आ जाएगा। रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 27, तो ये 27 आ गया, ये म्यू आ गया। आप देखें टेम्परेचर कितना 30, तो 30 अपॉन 10 आ गया, ये 3 आ गया, तो इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू की पावर 3, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो यहाँ टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब देखें इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स, ठीक है। आप ध्यान दें, सबसे पहले आपको दे रखा है ये रिएक्शंस दे रखी है और ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। ए से बी एक्टिवेशन एनर्जी ये किलो जूल पर मोल में दे रखी है। फिर आपको दे रखा है, ये दे रखा है सी से डी दे रखा है आपको, ये 200 दे रखा है। फिर आपको ई से एफ दे रखा है, ये आपको 300 दे रखा है। फिर आपको जी से एच दे रखा है, ये 400 दे रखा है। आपसे दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया। पहला पार्ट पूछा गया विच वन इज फास्टेस्ट रिएक्शन, तो मुझे पता है भाई जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, इसका मतलब एक्टिवेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा मेरे पास बहुत ही आसान सा ए से बी आ जाएगा। तो आप ध्यान दें, ये तो अपने पास क्या हो गया ए से बी, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया जो कि बड़ा आसान सा है कि कौन सी रिएक्शन फास्टेस्ट होगी। आगे देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास, व्हेन टेम्परेचर is increased from 300 Kelvin to 310 Kelvin, the rate constant increase is maximum for which reaction। आपसे ये इसका सेकंड पार्ट पूछा गया, या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, फॉर विच रिएक्शन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स म्यू इज मैक्सिमम। किस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉल्यूशन पे आप ध्यान देंगे, देखो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट कहता है कि सर के की वैल्यू जो रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी उसके लिए के ज़्यादा होगा, तो जनरली स्टूडेंट इसका आंसर भी क्या बोल देता है ए से बी। एक्चुअली में ये आपसे म्यू पूछ रहा है। अब आप ध्यान देना, मुझे पता है कि log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.3 R, ये T2 माइनस T1 एंड दिस वन T1 इंटू T2। आप देखें हर रिएक्शन में ये ऐसा कर रहा है कि टेम्परेचर को तो मैंने 300 से कितना कर दिया 310, यहाँ पर भी ऐसा ही किया है भाई। इसका मतलब ये तो क्या बने हुए हैं मेरे पास T1 T2, ये क्या बना हुआ है कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई एक तरीके से, अगर टेम्परेचर 310 का डिफरेंस है तो ये क्या आ गया लॉग म्यू आ गया, और ये अपन बात करें तो प्रोपोर्शनल टू EA आ गया। मैथमेटिकली म्यू प्रोपोर्शनल टू अपन क्या बोल सकते हैं EA। इसका मतलब ये हो गया कि जिस रिएक्शन के लिए EA सबसे ज़्यादा होगा मैक्सिमम होगा, उसके म्यू की वैल्यू भी क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा G2H। मतलब आप अगर क्या कर रहे हैं टेम्परेचर को 10 केल्विन से इंक्रीज कर रहे हैं, या टेम्परेचर राइज कोई भी, वैसे ये किसी भी टेम्परेचर के लिए सही, अगर टेम्परेचर राइज कर रहे हैं अपन, तो वो कह रहा है कि किस केस में रेट या रेट कांस्टेंट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा सेम टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो अपन कहेंगे जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी उसके लिए के की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी।
मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप ध्यान दें। क्वेश्चन का क्या मीनिंग है? सबसे पहला पार्ट बिल्कुल आसान सा, आपको 4 रिएक्शंस दे रखी हैं, सबकी एक्टिवेशन एनर्जी अलग है। तो वो कह रहा है कि किस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन फास्टेस्ट होगी। तो नो डाउट जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होगी। दूसरे क्वेश्चन में बिल्कुल अलग बात पूछी गई है। वो कह रहा है कि टेम्परेचर को 300 केल्विन से 310 केल्विन तक इंक्रीज किया गया, या फिर वो सीधे टेम्परेचर कॉफिशिएंट किस में मैक्सिमम होगा। तो अपन ये कह रहे हैं इस फॉर्मूले को यूज़ में लेके, जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन सी रिएक्शन के लिए, G से H के लिए, उसी के लिए क्या होगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी क्या आएगा, मैक्सिमम। और देखते हैं क्वेश्चन। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप ध्यान दें इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है आपको, log k एंड 1/t के ग्राफ का क्वेश्चन दे रहे हैं। ये A रिएक्शन है, ये B रिएक्शन है। आपसे बोला गया है करेक्ट स्टेटमेंट। आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि EA जो A के लिए है वो है एक्टिवेशन एनर्जी A की ज़्यादा है B से। B ऑप्शन आपको दे रखा है रिएक्शन A इज मोर सेंसिटिव देन रिएक्शन B टूवर्ड्स टेम्परेचर। C ऑप्शन दे रखा है बोथ, और D ऑप्शन दे रखा है नन। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान देंगे। देखो इसने कहा है कि पहले तो इस ग्राफ से आप ये पता करो कि किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। मैंने कहा कि log k एंड 1/t के बीच में जो ग्राफ आएगा, भाई इस ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब ये हो गया ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू। तो अब आप ध्यान दें, अगर ग्राफ ये वाला रहेगा तो स्लोप की वैल्यू दिस वन ये वैल्यू, स्लोप इज इक्वल टू आपके पास आता है tan थीटा। तो tan थीटा, जैसे ये O से K ले, तो tan थीटा की वैल्यू जो आपके पास, अगर इसको, इस ग्राफ को अपन B नाम दें, इस ग्राफ को A नाम दें, तो tan थीटा की वैल्यू जो आएगी वो tan थीटा ये B के लिए ज़्यादा आएगा tan थीटा A की तुलना में। जिसका स्लोप ज़्यादा आएगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी, B की ज़्यादा होगी। और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, मुझे पता है म्यू, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेन बात यही है, उसके लिए म्यू की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी जिसके लिए, वही क्या होगा, टेम्परेचर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो अपन ये कहेंगे टेम्परेचर के रेफरेंस में जो सेंसिटिविटी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, B की ज़्यादा होगी A से। तो अब आप देखें ऑप्शन देखें, पहली बात तो A का ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा किसका होगा, एक्टिवेशन एनर्जी B की ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, A की तुलना में। और B ही रिएक्शन मोर सेंसिटिव होगी टुवर्ड्स A। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट आएगा वो D, मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं। एक बार रिपीट करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख, इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप कंसेप्चुअली आगे बढ़ते हैं। जो पुराना मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया उसको कॉन्टिन्यूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप ध्यान दें, आपको सीधे पता चलना चाहिए कि भाई ये देखा आपने, तो ये थीटा मतलब tan थीटा, ये आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। तो B के लिए tan थीटा ज़्यादा है, अगर स्लोप ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा होगा तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, मोर सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स क्या, टेम्परेचर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है।